अब समाचार विस्तार से। ये देश हम सबका है। राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने आह्वान किया है कि हमें खून की आखिरी बूंद तक देश के लिए लड़ना चाहिए। आइए इस देश को गुस्से से नहीं, सोच समझकर बचाएं। केसीआर ने कहा है कि वह देश को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करेंगे, मुश्किलें कितनी भी आए, अंत में जीत न्याय की होगी। केसीआर ने एलबी स्टेडियम में सरकार के तत्वावधान में आयोजित इफ्तार डिनर में भाग लिया और भाषण दिया। प्रदेश के सभी लोगों को रमजान की बधाई दी। उन्होंने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे कहते हैं कि 9 साल से तेलंगाना पिछड़ा हुआ है। केसीआर ने कहा है कि विकास के मामले में देश कोई राज्य नहीं है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि प्रति व्यक्ति आय में तेलंगाना नंबर 1 हो गया है। तेलंगाना देश में सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। इस अवसर पर याद दिलाया गया कि कांग्रेस ने 10 वर्षों में केंद्र राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए केवल 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन तेलंगाना सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अल्पसंख्यकों के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। खेती हुआ है दान का। सिर्फ तेलंगाना रियासत में 56,40,000 एकड़ यहाँ पे, यानी कि पूरा हिंदुस्तान में जितना है उससे भी ज्यादा हमारे पास अब हुआ है, कल्टीवेट हुआ है। ये भी हमारा एक निशाना देख सकते हैं। पीने का पानी का मसला खत्म हो गया, करंट का मसला खत्म हो गया, बेरोजगारी का मसला भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश पीछे जा रहा है। ये कहने के लिए मैं शर्म नहीं करूंगा, लेकिन मरकज में जो सरकार बैठी हुई है वो अगर हमारे बराबर, तेलंगाना के बराबर काम करता तो हमारे जीएसडीपी कम से कम 3 से 4 लाख और बढ़ने थे। इसमें हमको मार पड़ा है और देश आज एक अजीब दौर से गुजर रहा है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिशवरों से मेरा गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है। छोटे छोटे मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपका ताउन हो, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ये टेम्पररी फेज है, कुछ होने वाला नहीं है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है, ये देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसका हमारे गंगा जमुना तहजीब, हमारा देश के परंपरा, हमारे तारीख, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बदलने का कोई कोशिश किया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन देश खत्म कभी नहीं होगा। इसमें मेरे बात पे विश्वास रखिए। जब वक्त आए तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होशियारी से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करें, ये मेरा गुजारिश है। और एक बात मैं खुशियों के साथ कहना चाहता हूं, देश के राजनीति में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है हिंदुस्तान पे उसको सुधारने के लिए। मुझे खुद अफसोस है कि जिस बगल रियासत महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना से भी ज्यादा वहां पे वेलकम हो रहा है। तेलंगाना से भी ज्यादा तादाद में हमारे बोधन के शकील भाई, सारे लोग वहां थे मेरे साथ में। काफी मतलब हमारा खैर मकदम वहां हो रहा है। मुझे भी इतना नहीं था एहसास इस प्रकार का, यानी कि देश इंतजार कर रहा है एक सही नेता के लिए, सही पार्टी के लिए। इंशाअल्लाह आगे जाके कई कामयाबी हमें मिलेंगे। हर हालत में इस देश को बचाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को, सारे भाइयों को, जो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो नहीं भी लाए हैं, सारे हमारे रियासत के और मुल्क के मुस्लिम कौम के जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन माएँ हैं, आप तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक रमजान माह का फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि सीएम केसीआर के आशीर्वाद से व तत्कालीन कृषि मंत्री पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के प्रोत्साहन से वर्तमान कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी के तहत हमने राज्य में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आधुनिक कृषि महाविद्यालय की सुविधाओं का उपयोग करने पर देश का गौरव बनने वाले कृषि वैज्ञानिक पैदा होंगे। मंत्री निरंजन रेड्डी और केटीआर ने विधानसभा के अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के साथ
तंगलापल्ली मंडल जिले के उपनगरों में नव स्थापित कृषि महाविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के आशीर्वाद से राजन्ना सिरसिल्ला जिले में कृषि का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से आते समय हमने कोंडा पोचम्मा सागर, मल्लन्ना सागर, रंगनायक सागर, अन्नपूर्णा जलाशय और मध्य मनेरू जलाशय देखे। ये सभी जलाशय पानी से लबालब भरे हुए हैं। आंख रखकर भी नहीं देखने वाले क्या कालेश्वरम की वजह से 1 एकड़ में आया? तेलंगाना के आगमन से पहले एक भी जलाशय नहीं था। केटीआर ने कहा है कि इन जलाशयों में लाखों एकड़ जमीन सिंचित होंगी। एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अलेटी महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि टीपीसीसी में हो रहे घटनाक्रम आश्चर्यजनक है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है कि टीपीसीसी उन्हें कारण बताओ नोटिस दे रही है क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे थे। उन्हें लगता है कि नोटिस के पीछे कोई साजिश है। एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अलेटी महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि टीपीसीसी में हो रहे घटनाक्रम आश्चर्यजनक है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है कि टीपीसीसी उन्हें कारण बताओ नोटिस दे रही है क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे थे। उन्हें लगता है कि नोटिस के पीछे कोई साजिश है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने सरकार से बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में अवैध निर्माण रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में निर्माण के लिए विशेष नियम है और केबीआर पार्क के आसपास भी कुछ विशेष नियम है, इसीलिए इनके आसपास कमर्शियल स्ट्रक्चर कम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा व्यावसायिक परिसर भी बीआरएस के सत्ता में आने के बाद ही आए। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर ग्रीन जोन में भवन निर्माण की अनुमति दी गई। उन्होंने पूछा है कि नवाबों के पुराने बंगले को गिराने की अनुमति किसने दी। आरोप है कि निजाम की हेरिटेज इमारत तोड़कर नया भवन बना रहे हैं। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि जहां 5 मंजिला निर्माण की अनुमति दी गई है वहां 21 मंजिला भवन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। यहां तक कि कैंसर अस्पताल भी 3 मंजिला से ज्यादा का नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या इस तरह की हरकतें हैदराबाद में यातायात बाधित करने का कारण है। भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने राज्य के मंत्री केटीआर बयाराम के स्टील प्लांट के बारे में शेखी भगाने के लिए उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा है कि क्या वह राज्य में बंद कारखानों को खोलने और तेलंगाना के उत्थान के लिए वैजाग स्टील प्लांट की निविदाओं में भाग लेंगे। मोदी सरकार ने राज्यों को 31 खनिजों के अधिकार दिए हैं और यह जानने की मांग की है कि केसीआर सरकार ने बयाराम स्टील प्लांट के लिए क्या किया है। केटीआर, the minister from Telangana government, trying to blame BJP government and Modi ji to cover up their failures. As far as this Bayaram steel plant is concerned, as per the Andhra Pradesh Reorganization Act, the Ministry of Steels from Government of India repeatedly appealing the state government to look into the establishment of steel plant at Bayaram and provide necessary information and documentation and required incentives, land, everything. But even after almost 9 years have passed, the Telangana government did not bother to respond positively. Replying to an RTI query, the Ministry of Steel has said that though the centre has urged the Telangana government to take decisions on land allotment, incentives, tax concessions and railway linkage, the state did not take any decision in the last few years till date. The Steel Ministry wrote repeatedly more than 6 letters urging the state government to finalize the land and others pertaining to the establishment of steel plant. However, there is no response from the Telangana government. And the ministry appointed a MECON, a public sector undertaking, to prepare the detailed project report for the Bayaram steel factory. The ministry asked the state government to identify land for the factory for preparing the DPR. Interestingly, in one of the meetings convened by the steel ministry, the Telugu Desam state government representative informed the centre
that Telangana was examining a parcel of land in Mahbubnagar close to its border with Karnataka. Though the Telangana state officials informed the centre in 2019 that the land would be finalized soon, there has been no action till date. The ministry even said that they did not receive any letter from even Telangana Chief Minister Mr. K. Chandrasekhar Rao. राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के अंदोल निर्वाचन क्षेत्र में जोगीपेट में आयोजित बीआरएस आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर हरीश राव ने एपी मंत्री करुमूरी नागेश्वर राव द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें पता चल जाएगा कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 56 लाख एकड़ में चावल की खेती हो रही है। कृषि को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का श्रेय बीआरएस सरकार को जाता है। राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के अंदोल निर्वाचन क्षेत्र में जोगीपेट में आयोजित बीआरएस आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर हरीश राव ने एपी मंत्री करुमूरी नागेश्वर राव द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें पता चल जाएगा कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 56 लाख एकड़ में चावल की खेती हो रही है। कृषि को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का श्रेय बीआरएस सरकार को जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बीआरएस एमएलसी कविता पर धमाका किया। 12 अप्रैल को सुकेश ने अपने वकील के जरिए व्हाट्सएप ऐप चैटिंग की डिटेल बताते हुए 20 पेज का लेटर जारी किया। अपने पत्र में सुकेश ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के आदेश पर हैदराबाद में बीआरएस पार्टी कार्यालय में 15 करोड़ रुपए दिए थे। एमएलसी कविता का नाम उनके फोन नंबर में कविता की बहन टीआरएस के नाम से सेव है। उसने 6 पन्नों की उस चैट के विवरण का खुलासा किया जिसमें उसने कविता के साथ चैट करने का दावा किया है। खास बात यह है कि तेलुगु में अक्का अक्का के नाम से चैट किया गया है। साथ ही बीआरएस एमएलसी कविता से चैट का विवरण कहां कब किसके आदेश पर पैसा सौंपा गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल को विस्तार से पत्र लिखकर भेजा गया है। पत्र में व्हाट्सएप ऐप चैट में कोड भाषा के विवरण को भी स्पष्ट किया गया है। सुकेश ने कोड लैंग्वेज डिटेल बताते हुए समझाया है कि एके का मतलब अरविंद केजरीवाल, एसजे का मतलब सत्येंद्र जैन, मनीष का मतलब मनीष सिसोदिया, अरुण का मतलब अरुण पिल्लई, जेएच का मतलब जुबली हिल्स, ऑफिस का मतलब टीआरएस का पार्टी मुख्यालय, पैकेज का मतलब 15 करोड़ रुपए, भाई मतलब सत्येंद्र जैन, 15 किलो घी मतलब 15 करोड़ रुपए, 25 किलो घी मतलब 25 करोड़ रुपए, बहन मतलब के कविता, एके भाई मतलब अरविंद केजरीवाल। सुकेश चैटिंग बीआरएस पार्टी में चर्चा का विषय बना हुआ है। कविता भाई के रूप में संबोधित करती है तो सुकेश तेलुगु में कवितक्का के रूप में बोलता है। साइबराबाद कमिश्नरेट में अंतर्राज्यीय लुटेरों का एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गिरफ्तार गिरोह के पास से 3 देसी पिस्तौल, 6 राउंड गोली, भारी मात्रा में नकदी और चाकू बरामद किया गया है। साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसी माह की 8 तारीख को हुसैन सागर एक्सप्रेस से 5 आरोपी आए थे। संगारेड्डी के गुम्मड़ी डाला गांव में एक टाटा एस वाहन चोरी हो गया। चोरी करने के बाद उन्होंने टाटा एस वाहन में भागने की योजना बनाई। महाराष्ट्र में चुरा गया सोना साइबराबाद में 1 लाख रुपए में बेचा। उन्होंने अपराध करने के लिए लोहे की छड़ें व तलवारें खरीदी। हालांकि सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि सोने की दुकानों से चोरी करने के लिए रैकी का भी आयोजन किया गया था। उन्होंने उस स्थान पर छापा मारकर जहां आरोपी थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार 5 आरोपी मोस्ट वांटेड अपराधी बताए जा रहे हैं। इस गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में कुल 175 मामले दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद के नाचाराम थाना क्षेत्र में भीषण आग लग गई। घटना मल्लापुर इंडस्ट्रियल स्टेट स्थित जेपी इंडस्ट्रीज कंपनी में हुई। आग विकराल थी और आग की लपटें और घना धुआं फैलते ही स्थानीय लोग डर के मारे भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। धुएं के गुबार के कारण कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि हादसे के कारणों का भी अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है।
छावनी निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना सरकार सभी जातियों और धर्मों को समान प्राथमिकता देगी और भव्य तरीके से त्योहारों का आयोजन करेगी। छावनी छठा वार्ड स्थित ताड़बंड में ईदगाह के पास रमजान का महीना मनाने के लिए मुसलमानों को मुफ्त उपहार दिए गए। इस मौके पर तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी गई। बाद में उन्होंने छावनी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेने के अवसर का सम्मान करने के लिए छावनी कार्यालय में छावनी सीईओ मधुकर नाइक से मुलाकात की। निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के साथ ही स्थानीय समस्याओं को सीईओ के ध्यान में लाया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भले ही मुफ्त पानी की आपूर्ति कर रही है, लेकिन छावनी में लोगों को यह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किट बांटे गया। हमारे मल्काजगिरी के इंचार्ज मर्री राजशेखर रेड्डी और कंट्रोलमेंट के भी इंचार्ज हमारे पांडु यादव एक्स बोर्ड मेंबर और मधुकर और थोड़े लोग आए हुए हैं। महेश रेड्डी साहब आए हमारे, और हमारे मस्जिद के कमेटी वाले हैं ताड़बंद के, और खबरस्तान कमेटी वाले भी है। बहुत शुक्रिया अदा करते केसीआर साहब का और हमारे राजशेखर रेड्डी साहब का। इनको बहुत पोस्ट भी दिया गया। हम लोग बहुत खुश है। आगे भी इनके साथ में थे, अभी भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। पिछले टाइम बड़ी भूल चूक हो गई, थोड़ा मिसिंग में ये हो गया। अब तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम इनके साथ ही रहेंगे हमेशा। और ये रमज़ान मुबारक की ईद की मुबारकबाद देते हुए हमारी बात को हम खत्म करते हैं और हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं हमारी कमेटी की तरफ से। सबको यहाँ पे आए सो सब बुजुर्गों को, कमेटी मेंबर्स को, मस्जिद के कमेटी मेंबर्स को, आबिद भाई को, महमूद भाई को, सबको भी यहाँ पे आए सो सब मेहमान शरीफ को मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पे हमको भी बुला के ये जो भी किट बांटने का है उसमें हमको भी शामिल किए गया है। यहाँ पे पांडु अन्ना भी मौजूद है, महेश्वर रेड्डी साहब आए हैं और यहाँ पे मधुकर अन्ना आए हैं। यहाँ पे सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको भी ईद मुबारकबाद देता हूँ। बरकतपुरा में निशुल्क एसी रेफ्रिजरेटर ऑप्टिकल फाइबर कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। टेक महिंद्रा और ग्रासिंग लर्निंग फाउंडेशन 10वीं के छात्रों को प्रशिक्षण दे रहा है। आयोजकों ने कहा है कि 18 से 30 साल के युवाओं को यहां ट्रेनिंग दी जाती है और नौकरी भी दी जाती है। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राएं दूर दूर से प्रशिक्षण लेने आते हैं। छात्रों के शिक्षकों और बड़े धैर्य के साथ मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। मेरा नाम गुलाम हाशमी है और मैं काले पत्थर से आया हूँ और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ और मैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ये ट्रेनिंग करे बच्चा अगर जॉब प्लेसमेंट मिलता है जॉब भी करने जॉब के लिए घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल के जॉब के लिए ढूंढ रहा था। इसे ऑनलाइन में देखा तो ये मिला ऑप्टिकल फाइबर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज गुलाम हाशमी और मैं काले पत्थर से आ रहा हूँ और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। मेरे को इंटरमीडिएट करे बस जॉब के लिए जॉब होना था तो न्यूज़पेपर में देखा तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखा तो यहाँ के देखे तो ऑप्टिकल प्रैक्टिकल भी करा रहे, थ्योरी भी करा रहे और एमएस और इंग्लिश भी पढ़ा रहे और कंप्यूटर भी पढ़ा रहे और मुझे जॉब में इंग्लिश का भी थोड़ा अच्छा दिख रहा यहाँ की। थैंक यू फॉर टेक महिंद्रा फाउंडेशन। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। आधार परिवर्तन, मतदाता पहचान पत्र, उपहार, विवाह परिचय, प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी के काफी है। साइबर अपराधी गतिविधि तेज कर रहे हैं। नए तरीके चुनकर लोगों को आसानी से फंसाया जा रहा है। बैंक खातों में गाड़ी कमाई और जमा की गई सारी रकम पल भर में उड़ा ली जा रही है। शहर में साइबर अपराधियों ने एक नए तरह के अपराध का तरीका अपनाते हुए कहते हैं, आपके पास बम्पर ऑफर है। धंधे का मुनाफा रखने से क्या फायदा? हमारी कंपनी को देंगे तो कुछ ही दिनों में दुगना कर देंगे। बहुत से लोग पहले से ही दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं। साइबर अपराधी व्हाट्सएप ऐप और फोन के जरिए जाल फेंक रहे हैं। अब तक ऑनलाइन ठगी होती रही है। तेलुगु राज्यों में फर्जी कंपनियां खोलने वाले जालसाजों ने दलालों की स्थापना कर एक नए तरह का घोटाला शुरू किया है। कुछ ही दिनों में 10 से ज्यादा पीड़ितों के पास पुलिस में शिकायत आ चुकी है। उनके 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जालसाज क्रिप्टो करेंसी, सोना, क्रिप्टो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सोने के दाम राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।
उनका कहना है 2 लाख रुपए चुकाओ तो 2 दिन में 3.5 लाख रुपए हो जाएंगे। ये उन दलालों के शब्द हैं जो पेशेवर व्यापारियों और धनी वर्ग को निशाना बना रहे हैं। कई लोगों को यह सब सच लग रहा है। वे पल भर में अपनी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। कुछ दिनों से बेगम बाजार, सनत नगर, अमीरपेट और रॉबर्ट्स इलाके में बसे जालसाजों ने 1 से 2% कमीशन देने का झांसा देकर दलाल खड़ा कर दिया है। कुछ चुप रहते हैं, वो खोए हुए धन का उचित प्रमाण नहीं दिखा सकते। कुछ ने उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। हैदराबाद में सोने के आभूषण की दुकान के मालिक के साथ वित्तीय लेन देन करने वाले एक व्यक्ति बम्पर ऑफर देने की उम्मीद कर रहा है। अगर ज्वेलर के पास 2 करोड़ रुपए दे दे तो 2 दिन में उन्हें 40 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। उसमें उसने शर्त भी लगाई है कि उसे 10 लाख रुपए कमीशन दिया जाए। व्यापारी ने दलाल की बातों पर विश्वास किया और जितना नगद उसने मांगा उसे सौंप दिया। व्यापारी ने बिचौलियों से संपर्क किए क्योंकि उसने समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नकदी के संबंध में मूलधन और लाभ नहीं दिया। बिचौलियों ने हाथ उठाया, उसे केवल 25,000 कमीशन दिया गया और 2 करोड़ रुपए लेने वाले का विवरण उसे नहीं पता। इस हद तक तो यही लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर विशाखापट्टनम के डॉक्टर से 2.5 करोड़ रुपए, सनत नगर के व्यापारी से 50 लाख और जुबली हिल्स के निजी कर्मचारी से 10 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ितों की शिकायत पर सिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है अगर उनके ठिकाने का पता चल जाए तो ठगी के पीछे का असली राज खुल जाएगा।